आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर आगा परवेज़ मसीह साहब से, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं और साथ ही साथ समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। दर्शकों को, नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि जिस हिसाब से तेज़ी से ज़माना आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें जो हमारी बेटियां हैं और बेटे हैं, इन लोगों को अगर हम लोग अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाए, आज के ज़माने के हिसाब से एजुकेशन नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो पीछे रह जाएगा। हमने बहुत बार देखा है कि लखनऊ के अंदर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो टैलेंट होने के बावजूद भी पीछे रहे जा रही हैं। तो लगातार 1999 से मैं इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचें, उनको स्कूल तक हम लोग पहुँचा दें और उसमें कैसे उन लोगों के जो बेटर नेचुरल टैलेंट हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, ताकि जो हम लोग का कम्युनिटी का एक ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो। बस इसी सिलसिले में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग की पूरी टीम है जो इस पर वर्क करती रहती है। एक बहुत अच्छा चीज़ आई थी अभी कुछ समय, भारत सरकार ने करा था राइट टू एजुकेशन का, और उसमें बहुत सारी बच्चियां जो हैं, बच्चे हैं आज की तारीख में स्कूल पढ़ रहे हैं और स्कूल में उन लोगों को अपना चीज़ों को निखारने का, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सबकी बेसिक स्किल्स हैं, उनको निखारने का एक बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है। और मेरा मानना ये है कि अब हम लोगों को राइट टू एजुकेशन पार्ट 2 शुरू करना चाहिए, जिसमें जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो ख़ास तौर से 9, 10, 11, 12 में हमारे बच्चे और बच्चियां हैं उन लोगों को इंग्लिश, मैथ, साइंस, कॉमर्स या उन लोगों की साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके जो भी उनकी पर्सनालिटी ट्रेड के हिसाब से एजुकेशन हो वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका मैं ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करें, ताकि इन बच्चों को उन इंस्टीट्यूट्स में स्पेशल टीचर्स से एजुकेशन दिलवा पाएँ, ताकि ये अपने आप को डेवलप करें और एक बेहतरीन शहरी बन के एक बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन वकील और इंजीनियर और जो नए नए लीडर्स बन रहे हैं वो चीज़ें जो हैं उन लोगों के अंदर डेवलप्ड हों और एक बेहतरीन समाज बने, जिससे कि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। इन सब चीज़ों के ऊपर आज की तारीख में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से जो इमर्जिंग कैरियर्स हैं, जैसे आने वाले 2030 में, 35 में, 40 में, तो हम लोग की जो स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च हैं, वो ये बताती हैं कि पैरामेडिकल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मेडिकल फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, स्पेस में, इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो इस तरफ भी हम लोगों को अपने बच्चों का रुझान कराना चाहिए और उसकी नीड के हिसाब से हम लोगों को अपने बच्चों को मौका फराहम करने चाहिए। ऐसे छोटे छोटे हम लोग के सेंटर डेवलप होने चाहिए जहाँ पे वो इन टैलेंटेड बच्चों को टैप करें और उनको नई जगहों के ऊपर बड़े इंस्टीट्यूशंस में लेके जाएं। ये चीज़ की तरफ हमारी समझ से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारा जो अपना तजुर्बा है उसमें ये मानना है कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, और उस समाज में किस वजह से ऐसा हो गया है कि टैलेंटेड होने की वजह से वो पीछे रह जा रही हैं। जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन आज की तारीख में जब 21वीं सदी है, जब जहाँ आदमी मंगल ग्रह पे जाने तक की बात कर रहा है, अपना कदम जो है वो चंद ही कदम मंगल ग्रह से दूर है, तो उस वक़्त के ऊपर अगर हमारी कुछ बच्चियां जो हैं टैलेंट रहते हुए भी पीछे रह जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चियों के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी होगी और ये चीज़ किसी हिसाब से भी जायज़ नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए हम लोग को कुछ कम्युनिटी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इन जो मतलब नन्ही कलियां हैं इनको खिलने से ना रोका जाए, जबकि कुदरत ने, प्रकृति ने उनको जो टैलेंट दिया हुआ है उनको भी वो टैलेंट निखारने का भरपूर मौका मिलना चाहिए, ताकि वो एक कामयाब ज़िंदगी आगे गुजारें। इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ हमें और माननी है कि जैसे एक रूल बना हुआ है, लॉ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का,
तो CSR फंड को उन जगहों की तरफ एलोकेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर ये बच्चियाँ जो हैं वो मौका उन लोगों को मिल रहा है पढ़ाई का उसका, क्योंकि हम लोग के पास में हर जगह के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर कुछ जगहों के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं तो वहाँ के ऊपर प्राइवेट कॉलेजेस हैं या प्राइमरी स्कूल हैं या इंटरमीडिएट स्कूल हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कैसे इन सब को टैप करें टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि ये सारी एजुकेशन उन तक पहुँच पाए। देखिए, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसमें टेक्नोलॉजी हर जगह पे आ गई। पहले हम लोग वो बैंक से 5 रुपया भी अगर निकालना है तो उसके लिए ब्रांच जाना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था। अब आज की तारीख में क्या है कि वो सारी चीज़ आप अपने मोबाइल के ऊपर करे ले रहे हैं। जर्नलिज्म जो है वो मोबाइल के ऊपर आ गया है, पूरा इंटरनेट हमारे मोबाइल के ऊपर आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि एजुकेशन भी ऑनलाइन आ गई है। और आने वाले वक्त में आप ये समझिए कि जो इंस्टीट्यूशन, डिग्री और एजुकेशन, ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन आने की वजह से क्या होने वाला है कि ये जो इंस्टीट्यूशन और डिग्री का कम्बिनेशन है ये ब्रेक हो जाएगा और कोई भी बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन ले लेगा। मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की देन है और ऑनलाइन एजुकेशन से जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो फ्री कोर्स ऑफ़र करती हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ़र करती हैं। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफ़र करती है। एक साइट है कोर्सेरा, वो बहुत सारे कोर्स ऑफ़र करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइट है, स्वयं है। इन सारे रिसोर्सेज का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैं तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा ये कहता हूँ कि इन सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हम लोग के पास में एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या था कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको महंगी फ़ीस देनी है, एक महंगा टीचर पकड़ना है, उसी से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, अगर आप कोई भी XYZ टॉपिक आप लें तो उसके यूट्यूब पर मतलब बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं, अपने आप को एकेडमिकली रिच कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही थी वो आप उसको सुन के समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में आपके पास में hefty फीस नहीं है, पैसा नहीं है कि hefty फीस आप पे कर पाएँ, तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वो सारी कोर्सेज, वैलिड कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं और उसको आप ऑब्टेन करके अपनी स्किल को अपग्रेड करके जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस भी कोई कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि हम कैसे अकाउंटिंग को अपनी मैनेज करें या आप कैसे और कंप्लायंस करें, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 21वीं सदी के अंदर ये ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा वरदान है, रहमत है, जो आज के पीढ़ी को मिला है और वो इस ऑनलाइन का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके ज़िंदगी को बेहतरीन बनाए। अच्छा आगा साहब, ये बताइए कि इंटर पास करने के बाद कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिनको बच्चे ज्वाइन करें और वो जल्द कामयाब हों? ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अब अगर आप देखिए तो आज की तारीख में सबके पास में टाइम की सबसे ज़्यादा कमी है। कल जो था वो 5 डे का में 5 डे का टेस्ट मैच हुआ करता था, फिर एक 1 डे आया और आज की तारीख में 2020 आ गया। तो हमारा बच्चा भी उसी के बीच में पल रहा है, बढ़ रहा है, तो वो भी चाहता है कि हर चीज़ जो है वो जल्द से जल्द हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी ये दिल मांगे मोर। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में वो नहीं ऐसा कर सकता, वो इसके अंदर भी ऐसा कर सकता है। जो बच्चे इस वक्त इंटर का एग्ज़ाम, इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम दे के फ्री हो रहे हैं और अगर उनको लगता है कि वो किसी चीज़ों में और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं उनसे एक जो कहूँगा कि अप्रैल, मई, जून के अपने फेज़ को बिल्कुल भी ना गंवाएं। और ऐसे बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं कि जो अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपने आप को इनरिच कर सकते हैं। अगर कोई हॉबी कोर्स करना चाहते हैं, एडिशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लें, ताकि ये जो अप्रैल, मई, जून का फेस है ये बर्बाद ना हो। टाइम की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इस वक्त जो कैरियर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल आप समझिए कि जैसे डिफरेंट शेड्स के कलर अवेलेबल हैं, जैसे डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम अवेलेबल हैं, ऐसे ही बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें बच्चा आगे की तरफ जा सकता है। जैसे इमर्जिंग फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और डेटा साइंसेज हैं, मेडिकल और पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं,
अकाउंटिंग का कोर्सेज है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाऊँ फॉरेन इंटर के बाद में, तो उसको मैं कहूँगा कि 3 महीने से 6 महीने तक का वो जीएसटी का अकाउंटिंग कोर्स कर ले। अगर वो जीएसटी में से गुड एंड सर्विसेज टैक्स में अपने आप को अच्छा कर लेगा तो अच्छा खासा आगे निकल जाएगा। जो बच्चियां हैं उन लोग की आमतौर के ऊपर इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो उसमें फील्ड में अपने आप को अच्छा इस्टेब्लिश कर सकती हैं। इन सब चीज़ों की तरफ अपने आप को डेवलप करें और एक चीज़ के ऊपर फोकस करके आगे की तरफ बढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब उनकी फिज़िक भी अच्छी होती है और उनके अंदर उतना कैलिबर भी है और आर्मी में ऑफिसर बनने का, लेकिन किसी वजह से उस तरफ नहीं जा पाते हैं या उनको पता नहीं होता है, तो इसमें टाइम गुजर जाता है। तो मैं उन सब बच्चों से कहूँगा कि अगर उन्होंने इंटर पास कर लिया, जैसे इंटर पास करें तो कोशिश ये करें कि अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं कहीं से तो वहाँ से एनसीसी में एडमिशन ले लें और सी सर्टिफिकेट होने के ऊपर वो डायरेक्ट आर्मी के ऑफिसर के इंटरव्यू में जाएंगे, फिजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू में जाएंगे। और जो बच्चे एनडीए के थ्रू जाना चाहें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है जो कि निगलेक्ट है। किसी वजह से बच्चे जो हैं वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ को देखना है कि थ्रू एनडीए चले जाएं, थ्रू सीडीएस चले जाएं या फिर एनसीसी की स्पेशल एंट्री के थ्रू चले जाएं। एक चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कि वो रहता है उनको कि हमको बस बीटेक करना है, तो इसमें थोड़ा सा मैं उनसे कहूँगा कि कॉशियस रहने की, होशियार रहने की उनको ज़रूरत है कि सिर्फ बीटेक करना है इसलिए बीटेक ना कर लें। पहली कोशिश तो ये करें कि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू ही वहाँ एडमिशन लें, उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। और अगर वो सेकेंड लाइन या बी ग्रेड या सी ग्रेड इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं तो उनको ये कैसे पता चले कि ये इंस्टीट्यूशन अप टू मार्क नहीं है। तो 2-3 उसके क्राइटेरिया हैं, उसको देखें कि क्या वो इंस्टीट्यूट का असेसमेंट किया है गवर्नमेंट ने कभी, क्या वो नैक एग्रीडेशन है या एआईसीटीई से हुआ है उसका एग्रीडेशन प्रोसेस के नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ एक ये देखें कि उनका टीचर टॉट रेशियो कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि 200 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, इस चीज़ को वो अपने लेवल के ऊपर वेरीफाई करें। तीसरी चीज़ ये देखें कि उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, क्या वो रेगुलरली उसको ऑर्गेनाइज करता है। चौथी चीज़ ये देखें जो एलुमनाई है उनका, जो बच्चे जैसे सपोज किए वो 2024 में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो जो 2021 में इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं। उससे कनेक्टेड है तो ये अपने आप में इस बात का प्रूफ हो रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को सर्व करता है। इसी वजह से एक स्टूडेंट का कनेक्शन बना हुआ है। अगर वो स्टूडेंट उससे कनेक्टेड नहीं है तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि खूब अच्छे से अपने आप को इक्विप करें और अपने सेल्फ रिलायंट होके जॉब या फिर बिजनेस में इस्टेब्लिश हों। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर स्टूडेंट ध्यान रखे तो उसको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होती है और आगे चल के उसको जो है किसी तरह की दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार सारे इंस्टीट्यूशन से, सारे अपने स्टूडेंट्स से यही चीज़ कहता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच गए तो उनकी सारी मेंटल फैकल्टीज़ को डेवलप कर देगा वो इंस्टीट्यूट। वहाँ के जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, वहाँ के ऊपर जो एकेडमिक स्टाफ है, वो उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर देगा, निखार देगा, जिससे उनका कैरियर जो है डेवलप हो जाएगा और वो खाली इंडिया ही की मल्टीनेशनल में जॉब नहीं पाएगी, बल्कि क्या कहते हैं वो अमेरिका के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, इन सब जगहों के ऊपर जाके अपना जो है नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमको कोशिश ये करनी है कि अपने प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा करना है। हमको ये देखना है कि जिन जगहों के ऊपर हमारी स्किल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उनको बहुत अच्छा कर लेना है और हम उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए कमिटेड है। वहाँ पर टीचर टॉट रेशियो कैसा है, उनके एलुमनाई क्या उनके इंस्टीट्यूट को विजिट करते हैं और वहाँ पर जो है कि किस तरह से इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से इंस्टीट्यूट लगातार डेवलप कर रहा है। अगर ये कुछ चीज़ें हैं छोटी सी, अगर इनका ध्यान रखता है इंस्टीट्यूट तो नो डाउट ही इज़ रेडी टू सर्व द इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट विल गेन मोर फ्रॉम गेटिंग एडमिशन इन दीज इंस्टीट्यूशंस। शहरों के पुराने इलाके जो हैं जैसे पुराना लखनऊ, उसमें शिक्षा के क्या चैलेंज हैं?
हाँ, ये बात आज़म साहब जो है, बहुत ही आपका सवाल जो है बहुत ही मानेखेज़ है। हम लोग एक अगर इस चीज़ को देखें, जो हम लोगों की सब पुराने इलाके हैं, जैसे पुराना लखनऊ हो गया, पुराना सीतापुर हो गया, पुराना उन्नाव हो गया, जैसे पुरानी दिल्ली हो गई, तो इन जगहों पे जो जो पुराने इलाके हैं, जो पुराने समय से डेवलप हैं, ये बहुत घनी आबादी है। और उन जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड भी नहीं होती है और खुले मैदान नहीं होते हैं। गवर्नमेंट लगातार अपने जो पैरामीटर्स हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, हाई स्कूल के, इंटर के, उसको अपग्रेड कर रही है कि अगर आपको इंटर कॉलेज खोलना है तो इतनी स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, अगर आपको हाई स्कूल कॉलेज खोलना है तो इतने स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। इस वजह से वो इंस्टीट्यूट, स्कूल्स या इदारे जो कम से कम 15 साल से 20-20 साल से चल रहे हैं, अब वो क्लास 8 तक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जगह की कमी उनकी होने की वजह से वो 9-10 नहीं खोल सकते, 11-12 नहीं खोल सकते। क्योंकि अगर आपको सपोज़ कीजिए कि क्लास 12 खोलना है सीबीएसई बोर्ड से, तो आपके पास में जो है वो एक बीघे से ज़्यादा जगह होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि जैसे कुछ जो पुराने इलाका है, जैसे पुराना सीतापुर है या पुराना लखनऊ है, इतनी जगह वहाँ किसी को मिल पाएगी। अगर मिलेगी तो उसका रेट बहुत बढ़ जाता है, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी एक इशू आ जाती है। तो इस वजह से बच्चियों को उस जहाँ तक उन्होंने 8 किया है, अब उनको किसी दूसरी जगह पर जाके 9, 10, 11, 12 करना पड़ता है, और यकीनी तौर के ऊपर वो जो स्कूल है वो उनके घर से दूर होता है। तो बहुत बार जो स्कूल और घर की दूरी है वो रुकावट बन जाती है बच्चे की पढ़ाई में। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को ऐसा करना चाहिए कि वो जो पिछले 15 साल से स्कूल चल रहे हैं, तो उसमें कुछ कर दें कि साहब सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप 1 से 8 को पढ़ा दीजिए, क्लास 1 से 8 को पढ़ा दीजिए, और 12:30 से 4 बजे के बीच में उसी कैंपस में हम आपको मान्यता दे रहे हैं 9, 10, 11, 12 को पढ़ा दिए। इससे बच्चियों की पढ़ाई सुनिश्चित हो जाएगी। जब मिनी आईआईटी खुल सकते हैं, जब मॉडल बार खुल सकता है, छोटी सी जगह के ऊपर बैंक खुल सकता है, तो उसी एक कैंपस में 8वीं, 9वीं, 10वीं की, 11वीं की पढ़ाई की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि अगर जगह की कमी की वजह से कोई बच्ची ना पढ़ पाए तो ये अपने आप में एक अभिशाप है आज की तारीख में समाज के लिए। आगा साहब, ये बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर आई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक हैं, वो स्टूडेंट के फेवर में हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग के कॉलेजेस में ये होता था कि बहुत बार ऐसा होता था, लड़की कोई है, उसने बीए सेकेंड ईयर किया, अब घर वालों ने उसकी शादी कर दी। अब वो बीए सेकेंड ईयर के बाद में पहला आगे नहीं पढ़ पाई और थर्ड ईयर के बिना रह गई, और पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने आप को बेचारी जो है मायूसी से बता रही है कि हमने सिर्फ इंटर ही किया था, बीए सेकेंड ईयर के अंदर अब्बा ने हमारी शादी कर दी। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर में एग्जिट कर रहा है तो कम से कम उसको डिप्लोमा तो मिल रहा है। भाई, जो उसने 2 साल पढ़ा है उसका तो उसको डिग्री मिल रही है, डिप्लोमा मिल रहा है। ये इस लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी एक चीज़ बहुत इसके अंदर अच्छी है कि सपोज़ करिए कि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मुझको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कोर्स को पढ़ने के लिए भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ज़ूलॉजी, बॉटनी के साथ में, मैथ के साथ में साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी हैं, और मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो सामने आने लगेंगे। और जो लेके लोगों के जहन के अंदर ज़रा से शक व शुबा हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि इसके अंदर किसी तरह का शक शुबा ना करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट सेंट्रिक है, और ये हमेशा जो है वो शिक्षा के प्रचार और प्रसार, और जो हम लोग की एक कोशिश रहती है कि शिक्षा सब तक पहुँचे, उसमें पहुँचाने में बहुत कारगर कदम है।